हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। ये 11 नंबर का फुल मॉक टेस्ट है और आपको जितना कहा गया है फुल मॉक टेस्ट देने के लिए उतना दिया जाएगा। चिंता मत कीजिए, उसका रिकॉर्डेड सॉल्यूशन दिया जाएगा और उससे बेहतर और भी आपको टेस्ट मिल रहा है। साइंस का भी दिया जा रहा है आप लोगों को, और एक एक्स्ट्रा और फुल मॉक टेस्ट में देखिएगा एक बना दिया गया है अलग से फोल्डर, वो भी आप लोग टेस्ट लगाइएगा, वो भी आप ही लोगों के लिए, ठीक। यानी आपका बेहतर से बेहतर प्रैक्टिस हो पाए, तैयारी हो पाए, इसके लिए हम लोग तत्पर हैं। और बात रहा लाइव का, तो कभी लाइव नहीं आने का समय मिलता है, इसलिए हम लोग रिकॉर्डेड सेशन कर कर आपका क्वेश्चन खत्म कराते हैं, यानी सोल्यूशन कराते हैं। और ये जो होगा ये आपको फुल मॉक टेस्ट में 11 नंबर का फुल मॉक टेस्ट है और इसका रिकॉर्डेड सेशन आपको अपलोड हो जाएगा और इसे जरूर आप देखिएगा, ठीक। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आप लोग कॉपी कलम निकाल कर बैठ गए होंगे, तो हम यहां से शुरुआत करेंगे। आपको ये फुल मॉक टेस्ट देख सकते हैं कि 11th है, यहाँ पर 11 है, इससे पहले 10 करा दिए हैं हमने। और यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन उसका है, यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लगाइए यहाँ पर कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न कब मिला था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न कब मिला था ये बताना है। भारत रत्न देने की शुरुआत हुआ है 1954 में, और 1954 में मिला था एस राधाकृष्णन, राजगोपालचारी और वेंकट रमन, 3 लोगों को मिला था। और आपको जो ये भारत रत्न मिला है बिस्मिल्लाह खां जो शहनाई बजाते थे, इनको 2001 में। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बिहार में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितना है। देखो, राज्यसभा को उस सदन कहा जाता है और राज्यसभा में जो भेजे जाते हैं सदस्य वो राज्य की विधानसभाओं द्वारा चुनकर भेजे जाते हैं। आर्टिकल 80 में देखोगे राज्यसभा के गठन के बारे में बताया गया है और राज्यसभा में मैक्सिमम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें 16 सदस्य बिहार से भेजे जाते हैं। और ये कौन सी अनुसूची में दिया हुआ है, चौथी अनुसूची में दिया है कि राज्यसभा के अलग अलग राज्यों से जो सीट में जो भेजे जाते हैं लोग, यानी कि राज्यसभा की सीटों की संख्या बिहार में टोटल है 16, लोकसभा की सीटों की संख्या बिहार में टोटल 40 है, राज्य में विधान सभा की सीटों की संख्या टोटल आपको 243 है और विधान परिषद का 75 सीट है। बिहार में विधान परिषद का भी आपको सीट मिलेगा 75। 6 राज्यों में विधान परिषद है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटक में है, आपको महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है और आंध्र प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, गंडक नदी घाटी परियोजना किस देश से सहयोग से शुरू किया गया है। गंडक नदी पर बनाने के लिए गंडक घाटी जो परियोजना है ये किस देश से, तो भैया जहां से गंडक नदी निकलता है, यानी कहां से, नेपाल से। तो नेपाल हो जाएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा, 3 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आप लगा लीजिए नेपाल। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर नेपाल, ठीक, नेपाल। क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लियोनार्डो दा विंची किस युग के प्रतिनिधित्व करते हैं। लियोनार्डो दा विंची आप जानते हैं एक पेंटिंग का नाम मोनालिसा। सो मोनालिसा कब बनाया गया पेंटिंग है, ये बनाया गया है पुनर्जागरण काल में। सो लियोनार्डो दा विंची किस आपको काल को संचित करेंगे, पुनर्जागरण काल से आपको संबंधित है। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा। और भारत में पुनर्जागरण के पिता किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। क्वेश्चन 4 देखो, दलाल स्ट्रीट कहाँ पर स्थित है। दलाल स्ट्रीट ये आप देखोगे शेयर बाजार से संबंधित है। सो दलाल स्ट्रीट कहां पर स्थित है, आपको मुंबई में स्थित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, भारत में पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया। भारत में पहली बार किया गया था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण माने समझ रहे हो, सरकारी कर देना। कोई प्राइवेट चीज है ना उसको राष्ट्रीयकरण मतलब कि एक्वायर कर लिया, सरकार जो है केंद्र सरकार उस चीज को एक्वायर कर लिया, या राज्य में है तो राज्य सरकार उस चीज को एक्वायर कर लिया, उसको राष्ट्रीयकरण माने राष्ट्र को समर्पित हो गया वो चीज, ठीक ना, सरकारी हो गया। और 14 बैंकों का आपको जो राष्ट्रीयकरण किया गया था इंदिरा गांधी के राज्य में सबसे पहले, ये 1969 में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब कर दिया गया, पूछता है ना आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना आप देखोगे 1935 में किया गया था, ठीक है। आपको पूछेगा राष्ट्रीयकरण कब कर दिया गया, तो राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था 1949 में। इसे भी आपको याद रखना चाहिए, ठीक, कब कर दिया गया था 1949 में। आरबीआई का मुख्यालय कहां पर है, मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, विश्वव्यापी मंदी कब हुई थी। भयंकर मंदी हो गया था और द्वितीय विश्व युद्ध में इसका भी एक बड़ा योगदान है। द्वितीय विश्व युद्ध में इसका भी बड़ा योगदान है। आपको महामंदी, विश्वव्यापी महामंदी कब देखने को मिलती है, तो विश्वव्यापी महामंदी देखने को मिलती है यही 1929 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर डी में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, एसडीआई। एसडीआई जो होता है ना इसका फुल फॉर्म क्या होता है। एसडीआई जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और भारत को इसमें एसडीआई में अभी कितना स्थान है, तो भारत का पूछता है ना स्थान एसडीआई में, तो भारत का बहुत सख्ता हालत है। एसडीआई में भारत का भी स्थान है 132। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, लगा लेना, पहला का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, 7 का आंसर ये हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। तो भारत में जो अब करेंसी नोट जारी किया जाता है अलग अलग जगह से, जैसे कि आपको
देवास हो गया, अलग अलग जगह से आप देखोगे कि करेंसी नोट जारी किया जाता है। बट ये पूछता है कि भारत में करेंसी नोट कौन मंत्रालय जारी करेगा, भारत में करेंसी नोट कौन मंत्रालय जारी करेगा, ये बताओ, डेट लगाओ, कौन जारी करेगा, मंत्रालय थोड़े ना, रिजर्व बैंक जारी करता है, आरबीआई ना, आरबीआई, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके आपको जो गवर्नर होते हैं ना, गवर्नर, गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, अभी शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास है यही आपको। तो ये आपको जो भी पैसा का रुपया होता है, जो भी करेंसी होता है, उस पर आरबीआई के गवर्नर का साइन होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो एक वर्ष में जो लाइट अब जो तय करता है दूरी, उसे प्रकाश वर्ष कहा जाता है। और एक आपको प्रकाश वर्ष यानी लाइट की स्पीड LIGHT, लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ यानी कि स्पीड ऑफ लाइट, यानी क्या होगा यहाँ पर, प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और यही किलोमीटर में दे तो 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाता है, ये हो जाता है। तो ये पूछ रहा है कि प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो आपको एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की दूरी, और वो दूरी कितना होता है मैं आपको बता रहा हूं, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी ये कहलाता है। अब ये पर सेकेंड जो है इतना है, पर सेकेंड में इतना मीटर की दूरी तय करता है। तो टोटल एक वर्ष में जितना सेकेंड आएगा उसमें से यहां से गुणा कर दो, तो टोटल यहां पर देखो निकल कर आ जाता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या हो जाता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर, क्योंकि प्रकाश वर्ष मात्र दूरी है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूरी की इकाई होती है, और पार्सेक सबसे बड़ी दूरी की इकाई होती है, तो वह ये क्या हो जाएगा, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। 9 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 लगाइए, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है, ये बताओ कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है। सदिश मतलब होता है वेक्टर, और वेक्टर में क्या होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए, मैग्नीट्यूड यानी परिमाण के साथ साथ दिशा भी होना चाहिए। यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा, ये पूछ रहा है कि वेक्टर नहीं होगा, सो वेक्टर यहां पर कौन सा नहीं होगा, आयतन। आयतन वेक्टर थोड़े ना होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, बाकी बल, वेग, विस्थापन ये सभी वेक्टर होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर डी। स्केलर कहने का मतलब कि ये कौन होता है, अदिश राशि होता है। कौन होता है भैया, अदिश राशि होता है, इसे याद रखिएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पर, देखो एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है, कोई हीरा को तराशा जाता है, काटा जाता है तो वो जगमगाने लगता है। वो क्यों जगमगाने लगता है भैया, क्योंकि उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हैं। क्या होते हैं, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। और इससे देखोगे क्या क्या होता है, पहला नंबर की तुम्हारा एंडोस्कोपी क्या हो जाएगा, एंडोस्कोपी हो जाएगा, एंडोस्कोपी जो होता है, ठीक। दूसरा में देखोगे एंडोस्कोपी, दूसरा में देखो, दूसरा में क्या हो जाता है तुम्हारा इंद्रधनुष, इंद्रधनुष इस ये भी इसमें भी ये फिनोमिना होता है। तीसरा में मृगमरीचिका, मृगमरीचिका। आपको चौथा में देखोगे, चौथा में जो पानी का बुलबुला, पानी का वो बुलबुला जिस पर आपको सरफ साबुन ना गिरा हो, एक बात ध्यान में रखिएगा, वो बुलबुला जो चमकता है। तीसरा में शीशा का टूटा हुआ भाग, शीशा का टूटा हुआ भाग। फिर आप देखोगे या और क्या, मृगमरीचिका हो जाता है। और बहुत से प्रावधान जो होते हैं टोटल, जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर, क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर में देखोगे ये सब भी देखने को आपको मिलता है। तो ये सब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, पूर्णांतिक परिवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि, प्रेशर कुकर देखते हो ना, प्रेशर कुकर में क्या होता है, सीटी मारता है। यानी कि आप ताप बढ़ाओगे तो क्या होता है, सीटी मारेगा। सीटी तुमके लिए नहीं मारता है, उसमें जो गैस बनता है ना वो निकालने के लिए सीटी का उपयोग किया जाता है। नहीं तो एक समय अगर उसमें से गैस नहीं निकले तो आपको फट जाएगा। ये देखो सीटी मारता है क्योंकि दाब बढ़ जाता है, और दाब बढ़ता है तो जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो दाब बढ़ता है तो क्या हो जाएगा, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तार तत्व है। ध्वनि का एक आपको लक्षण होता है तार तत्व। तार तत्व को कहा जाता है पिच। पिच जो होता है ये किस पर निर्भर करता है, तो ये निर्भर करता है आवृत्ति पर। आवृत्ति पर निर्भर करता है पिच जो होता है। जैसे कि लड़कियों का जो पिच ज्यादा होता है, यानी आवृत्ति जो होता है बोलती है तो ज्यादा होता है, बशर्ते आपको किससे, तो हम लोग यानी कि लड़कों से। लेकिन आपको जो लाउडनेस होता है वो आयाम पर निर्भर करता है, इसे भी याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लो। भारत के प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन है।
भारत के प्रथम परमाणु संयंत्र जो है ये निम्न में से कौन से, ये बताना है। तो भारत के प्रथम परमाणु संयंत्र जो है यह है तारापुर, और ये कहां पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। नरौरा कहां पर स्थित है, यूपी में स्थित है। कलपक्कम कुंडलकुलम यह तमिलनाडु में स्थित है। कोटा कहां पर स्थित है, राजस्थान में स्थित है। ककरापार कहां पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। ठीक, रावत भट्टा कहां पर स्थित है, आपको राजस्थान में स्थित है। आगे देखते हैं, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं। सो रेडियोधर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करते हैं आपको बताना है। सो रेडियोधर्मी पदार्थ जिसकी परमाणु संख्या 83 या उससे ऊपर हो जाती है उसका नाभिक बड़ा हो जाता है, और नाभिक में क्या निकलने लगता है, रेडियो एक्टिव किरण निकलने लगती है, प्रकाश निकलने लगती है, और वो अल्फा बीटा गामा होता है। सो अल्फा बीटा गामा रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, और ये जो उत्सर्जन करने के बाद अस्थाई बन जाता है, क्या हो जाता है, अस्थाई बन जाएगा, और ये किस में बदल जाता है, सीसा में अस्थाई हो जाता है। तो उपयुक्त में से सभी होगा अल्फा बीटा गामा। अल्फा पर क्या होता है भैया, अल्फा पर 2 आपको जो होता है, आपको क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। बीटा पर 1 क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन गामा पर कोई चार्ज नहीं होता है, और आपको पता है कि सबसे ज्यादा वेधन क्षमता किसका होता है, गामा किरण का होता है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन 16 देख लीजिए, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है। भारत के संविधान विश्व के सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है, और भारतीय संविधान में टोटल अनुसूचियों की संख्या कितनी है, 12 है। लेकिन जब संविधान बना था तो उस समय 8 ही अनुसूचियां थी, यानी कि 26 जैन 1950 को जब संविधान लागू हो गया था, ये आप देखोगे उसमें आपको 8 अनुसूचियां है। 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था, तो 1951 में जोड़ा गया था, पहलेवे संविधान संशोधन द्वारा। 10वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था आपको 1985 में 52वां संविधान संशोधन द्वारा, दल बदल कानून वाला। आपको 11वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था, 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ये कब जोड़ा गया था भाई, 1992 में जोड़ा गया था। लागू कब से हो गया था, 24 अप्रैल 1993 से। 12वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था, 74वां संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका निगम को आपको संवैधानिक दर्जा मिला था, यह भी 1992 में जोड़ा गया था। तो टोटल अगर देखा जाए तो यहाँ पर टोटल आपको देखोगे अनुसूचियों की संख्या भी 8 है, अनुच्छेदों की संख्या मूल रूप से 395 है, और भाग भी अभी 22 है। क्वेश्चन 17 देख लो, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन का भारत में लागू किया। केंद्र में द्वैध शासन, प्रांत में पूछे, प्रांत में आराम से लगा देना, प्रांत में द्वैध शासन पूछे, ये द्वैध शासन हस्तांतरित और रिजर्व सब के बारे में ये हो जाएगा 1919। लेकिन केंद्र में द्वैध शासन कर दिया गया, साथ में एक संघीय व्यवस्था बनाया गया, ये देखोगे ये 1935 के अधिनियम द्वारा। किसमें, 1935 के अधिनियम। सबसे ज्यादा हमारे संविधान पर प्रभाव 1935 के अधिनियम का पड़ा है। क्वेश्चन 18 देख लो, नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित होती है। नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है बताओ। तो नए राज्य का गठन करना है, नाम में परिवर्तन करना है, ये सभी आप देखोगे संसद द्वारा होता है। नए राज्य का गठन करना है, नाम में परिवर्तन करना है, सीमा में परिवर्तन करना है, ये बड़ा राज्य तोड़कर छोटा राज्य बनाना है, आर्टिकल 3 में संशोधन किया जाता है, और ये संसद का काम होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ए। क्वेश्चन नंबर 19 देख लो, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है, निरोध किया जा सकता है। प्रत्यक्ष बंदीकरण के आपको देखोगे अधिनियम के अंतर्गत एक बंदी को 3 माह के लिए आप देखोगे कि बनाया जा सकता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी। क्वेश्चन नंबर आपको देख लो 20, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण और सुधार में शामिल हो। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी होगा। फंडामेंटल ड्यूटी हमारे संविधान के भाग 4 के क में दिया है या ए में दिया हुआ है। अनुच्छेद पूछे, अनुच्छेद 51 के ए में दिया हुआ है या क में दिया हुआ है। ये कब जोड़ा गया है, तो फंडामेंटल ड्यूटी जब जोड़ा गया है, यानी मौलिक कर्तव्य, नागरिक का कर्तव्य जो जोड़ा गया है हमारे संविधान में, ये 1976 में जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्वर्ण समिति की सिफारिश पर कहां से लिया गया है, यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। इसे भी याद रखिएगा। अभी 11 मौलिक कर्तव्य है, और ये पूछ रहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण और सुधार शामिल है। ये देख लो, नागरिक के कर्तव्य दे रहा है भैया। लगाओ क्वेश्चन नंबर 20 लगाओ। बहुत अच्छा, जब कर्तव्य दे दिया तो ये हो जाएगा आपका सी आंसर, सी हो जाएगा। डीपीएसपी में देता तब आपको लोग 20 सोचने में आता। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 21, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है। अगर भारत के राष्ट्रपति है, महामहिम है, तो अपना त्याग पत्र किसे देना चाहेंगे। तो भारत पर अगर देखो खुद से हटाना है या संसद हटाएगा तो महाभियोग लगाना पड़ता है आर्टिकल 61 के तहत, जिसको 14 दिन पूर्व बताना पड़ता है राष्ट्रपति को। बट राष्ट्रपति अपना त्याग अपने खुद के मन से देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति किसे दे सकते हैं, राष्ट्रपति को दे सकते हैं। इसे भी याद रखिएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देख लो, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। संसद के दोनों सदन, संसद के दोनों सदन मतलब क्या होता है, लोकसभा। लोकसभा के बारे में आर्टिकल 81 में है,
राज्यसभा के बारे में आर्टिकल 80 में है। और संसद के दोनों सदन यानी कि कौन हो जाएगा, लोकसभा राज्यसभा हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 के तहत बुलाया जाता है। साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति बुलाते हैं, बट अध्यक्षता कौन करता है, स्पीकर यानी लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक, ये याद रखिए, क्वेश्चन आपसे पूछता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 23, पहले भारतीय मैग्सेसे पुरस्कार विजेता, पहले भारतीय का नाम बताना है जो जिनको मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। मैग्सेसे पुरस्कार मिला था, पहले भारतीय विजेता का नाम बताना है। लगाइए इसमें से आंसर, जिनको मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। आप जानते हैं कि भूदान आंदोलन शुरुआत करने वाले 1951 में भूदान आंदोलन की शुरुआत किया गया था विनोबा भावे। ठीक, विनोबा भावे जो है इनको सबसे पहले मैग्सेसे पुरस्कार मिला गया था। मैग्सेसे पुरस्कार जो है ये फिलीपींस की सरकार देता है, इसे याद रखिएगा, एशिया के नोबेल पुरस्कार इसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लो, मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है। मधुबनी जो लोक कला है ये किस राज्य से संबंधित है, यह बताना है। लगाइए क्वेश्चन, मधुबनी आपको जो लोक कला है ये किससे संबंधित है, लगाइए क्वेश्चन। तो मधुबनी जो पेंटिंग है ये बिहार से, मधुबनी जिला से है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 25, अंधा युग के लेखक कौन है। अंधा युग जो है इसके लेखक कौन है बताना है। अंधा युग के लेखक का नाम बताइए। बहुत अच्छा, अंधा युग के लेखक का नाम बताना है आप लोगों को, ये हो जाएगा धर्मवीर भारती। क्या हो जाएंगे, धर्मवीर भारती। इसका आंसर सी हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 26, वैदिक देव मंडल के निम्न में से कौन देवता युद्ध के देवता कहे जाते हैं। यानी कि वैदिक कालीन जो देवता का नाम बताना है जिनका आपको युद्ध काल के देवता कहे जाते हैं। यानी कि क्या हो जाएंगे, पुरंदर, यानी कि क्या हो जाएंगे, किला तोड़ने वाला, यानी कि क्या हो जाएंगे, इंद्र भगवान हो जाएंगे। 26 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 26 के आंसर भगवान इंद्र हो जाएंगे। इसके आंसर क्या हो जाएगा अभी। क्वेश्चन 27 देख लो, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। आजीवक जो संप्रदाय है इसके संस्थापक का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 लगाइए, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक का नाम बताना है। ये कौन हो जाएंगे, मखली गोसाल हो जाएंगे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लो, बीबी का मकबरा निर्मित था। बीबी का मकबरा जो है ये किसने निर्मित किया था, तो ये निर्मित किया था आपको अपने बीबी के लिए औरंगजेब ने। ठीक, ये ताजमहल की भद्दा नकल कहा जाता है इसे। औरंगाबाद जिला कहा, महाराष्ट्र। इसका आंसर क्या हो जाएगा, औरंगजेब हो जाएगा, डी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 29, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा, ये किसका कथन है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कहे थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक आप जानते हैं कि महाराष्ट्र केसरी के नाम से जाने जाते हैं। और आपको बाल गंगाधर तिलक ने केसरी मराठी पत्रिका का भी प्रचलन किया था। ये ने शिवाजी महोत्सव, आपको गणेश महोत्सव, आपको ये शुरुआत किए थे। लोगों में एकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर सी। क्वेश्चन नंबर 30 देख लो, और वेलेंटाइन चिरोल ने इन्हें कहा था अशांति के जनक कहा था, बाल गंगाधर तिलक को। क्वेश्चन नंबर 30, मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। मुस्लिम लीग के संस्थापक का नाम बताना है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था 1906 में और ये बांग्लादेश के ढाका में इसका मुख्यालय था। तो ये देखोगे कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, नवाब सलीमुल्लाह द्वारा, नवाब सलीमुल्लाह द्वारा किया गया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देख लो, गांधी इरविन समझौता किसने मध्यस्थ की भूमिका अदा की। गांधी इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था उसमें मध्यस्थता किसने किया था। गांधी इरविन समझौता हुआ था, कब हुआ था भैया, 5 मार्च को हुआ था 1931 में। 1931 में हुआ था, 1931 में। ठीक, तो ये आपको देखोगे ये जो मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी, ये कौन निभाई थी बताइए। अरे गांधी इरविन के समझौता में मध्यस्थता किए थे, बीच बचाव किए थे, कौन किए थे, तेज बहादुर सप्रू हो जाएंगे, बी हो जाएगा तेज बहादुर सप्रू। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 32, अलीपुर सेंट्रल जेल कहाँ स्थित है। अलीपुर कांड के बारे में भी सुने होंगे। अलीपुर सेंट्रल जेल कहाँ पर स्थित है, कोलकाता में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की। जब वो कांग्रेस से निकल जाते हैं 1939 में, देखिएगा तो ठीक है। और कांग्रेस से निकलने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की, बताइए स्थापना कब किए थे, ये 1939 में ही किए थे। कब किए थे, 1939 में। और 1939 से ही देखोगे किसका युद्ध स्टार्ट हो जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है। 1939 से 45 चलता है। सीपीयू का तात्पर्य क्या होता है, सीपीयू का फुल फॉर्म बताना है। सीपीयू का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 34 लगाइए। सीपीयू होता है आपको कंप्यूटर के मस्तिष्क यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर के मस्तिष्क किसे कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्वेश्चन नंबर 35, लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वो है लोहा। लोहा आप देखोगे जिस अयस्क से प्राप्त किया जाता है उसमें क्या हो जाएगा, हो जाएगा हेमेटाइट, सिडेराइट, आयरन पैराइट। ठीक, ये सब जो हो जाता है ये आपको लोहा का क्या होता है, अयस्क होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, हेमेटाइट से लोहा मिलेगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है बताओ।
निम्नलिखित में से किस में, देखो ये रिकॉर्डेड वीडियो है इसलिए मैं इतना जल्दी चल रहा हूं और आप लोगों को सोल्यूशन करा रहा हूं कि लंबा ना हो पाए और अच्छे से आप लोग देखकर सोल्यूशन कर लो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन लगाना है, प्रैक्टिस करना है और एग्जाम हॉल में अच्छा प्रदर्शन करना है। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है, कार्बन के अप्रूप इसमें से कौन नहीं है, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, कोई नहीं हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं है। बाकी कार्बन आप देखोगे लोहा कोयला में मिलेगा, ग्रेफाइट मिलेगा, हीरा मिलेगा, ये सभी तो अप्रूप ही है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, डी। ठीक, इसमें सभी में आपको कार्बन मिलते हैं तो उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर होगा। ठीक, पूछ रहा था क्वेश्चन 37 देख लो, ये देख लो, हास्य गैस है, लाफिंग गैस किसको कहा जाता है, लाफिंग गैस किसको कहा जाता है बताइए, तो नाइट्रस के ऑक्साइड हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O जो होता है नाइट्रस ऑक्साइड, इसे लाफिंग गैस कहा जाता है। एनेस्थीसिया के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी रोगी को बेहोश करने में। क्वेश्चन नंबर 38 देख लो, निम्न में से कौन सा एलपीजी का मुख्य अवयव है, एलपीजी जो है इसका मुख्य अवयव बताना है, कौन हो जाएगा। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, एलपीजी, एलपीजी होता है लिक्विड, लिक्विफाइड होता है, लिक्विड नहीं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। और ये पूछ रहा है कि कौन सा एलपीजी का मुख्य अवयव, मुख्य पूछ रहा है, मुख्य अवयव हो जाएगा ब्यूटेन, और उसके बाद होता है प्रोपेन। मीथेन किसका होता है भैया, सीएनजी का होता है, प्राकृतिक गैस का होता है, सीएनजी या प्राकृतिक गैस का मीथेन होता है। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देख लो, निम्नलिखित में से किसे चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी चूहा को मारने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, चूहा के विष के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें बताइए, 39 नंबर क्वेश्चन लगाइए। ठीक, तो 39 नंबर क्वेश्चन में देखोगे जिंक फॉस्फाइड का उपयोग किया जाता है, किसका, चूहा को मारने के लिए, चूहा वाला जो आपको जहर बनता है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन 40 देख लो, मास्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है, मास्टर गैस का उपयोग ना देखोगे युद्ध में स्टार्ट किया जाता है, मास्टर गैस का उपयोग किया जाता है, बताना है। तो मास्टर गैस जो होता है ये युद्ध में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, रासायनिक युद्ध में किया जाता है। आगे देखो 41, यूरिया में नाइट्रोजन के रूप में पाया जाता है, यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है ये किस रूप में पाया जाता है बताना है। यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है वो 46% होता है, 46% होता है। बट पूछ रहा है यूरिया में नाइट्रोजन जो होता है किस रूप में पाया जाता है, एमाइड के रूप में पाया जाता है, किस रूप में पाया जाता है, एमाइड के रूप में पाया जाता है। बहुत अच्छे, चलो क्वेश्चन नंबर 42 देख लो, वर्तमान में नियंत्रक महालेखक परीक्षक कौन है, नियंत्रक महालेखक परीक्षक कौन है, यानी कैग कौन है। कैग की नियुक्ति देखोगे आर्टिकल 148 के तहत राष्ट्रपति करते हैं, और ये अब वो गिरीश चंद्र मुर्मू जो है अभी कैग है, कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। 42 का आंसर आप आराम से लगा लेना, गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक, नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 43 देख लो, मिड डे मील योजना का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, मिड डे मील योजना, इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है ये आपको बताना है। मिड डे मील योजना का नाम बदलकर रख दिया है पीएम पोषण, आपको क्या हो जाएगा बताओ, 43 का आंसर लगाओ, 43 का पीएम पोषण स्कीम, क्या हो जाएगा, पीएम पोषण स्कीम माने प्रधानमंत्री पोषण स्कीम। आगे देखो थे स्कीम होगा, योजना नहीं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में हेरिटेज फेस्टिवल 2023 मनाया गया, हाल ही में हेरिटेज फेस्टिवल 2023 कहाँ मनाया गया, हाल ही में हेरिटेज फेस्टिवल 2023 कहाँ मनाया गया है ये बताना है, तो गोवा में। और सिग्मो महोत्सव भी कहाँ मनाया जाता है, गोवा में। गोवा तटीय रेखा वाला राज्य है, सबसे छोटा, और आपको देखोगे क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे छोटा राज्य है। क्वेश्चन 45 देख लो, भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए कौन सा मिशन, भारतीयों को वापस लाना है जो सूडान में फट गए, सूडान के गृह युद्ध में फंस गए हैं, तो ये कौन सा मिशन चलाया गया है, तो मिशन कावेरी के तहत। कौन, मिशन कावेरी के तहत। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर डी। जब तुर्की में आपको भूकंप आया था आपको, तो उस समय चलाया गया था ऑपरेशन दोस्त, इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46, और ऑपरेशन करुणा म्यांमार के लिए चलाया गया था, ठीक ना, जब आया था आपको बाढ़। क्वेश्चन यहाँ देखो वहां पर जब ठीक, क्वेश्चन 46 देख लो, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व का कौन सा देश शीर्ष पर रहा, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन सा देश जो है ये आपको शीर्ष पर रहा है, तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन सा देश शीर्ष पर रहा है ये बताना है। ये रहा है फिनलैंड, कौन रहा है, फिनलैंड रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा, बी। फिनलैंड जो हुआ है शीर्ष पर रहा है। भारत का स्थान पूछे तो भारत का स्थान पूछे तो 126 है, कौन में भैया, तो विश्व खुशहाली या विश्व खुशहाली रिपोर्ट में। ठीक, फिनलैंड पहले पर है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 47, बिरसा मुंडा जनजाति नायक पुस्तक के लेखक कौन है, बिरसा मुंडा जनजाति नायक किसने लिखा है, बिरसा मुंडा जनजाति नायक जो लिखे हैं
ये बताना है किसने लिखा है, आलोक चक्रवाल लिखे, किसने, आलोक चक्रवाल लिखे। ठीक, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 48, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है तो बताइए। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म तिथि जो हुआ था 12 मई को, और वो 12 मई में इटली में हुआ था इनका जन्म, 12 मई को यादगार करने के लिए आप देखोगे ये मनाया जाता है ना, 12 मई को आपको अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। क्वेश्चन नंबर 49 देख लो, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है यह बताना है। स्थलीय सीमा की लंबाई पूछ रहा है, जलीय सीमा की लंबाई नहीं, तो क्या हो जाएगा, स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर ना हो जाएगा, 15,200 किलोमीटर हो जाएगा। और पूछे जलीय सीमा की लंबाई, तो मुख्य रूप से जो जलीय सीमा है जो कि आपको 6100 किलोमीटर है, 6100 मुख्य वाला, ये जो है ना ये वाला यहां से लेके यहां तक। लेकिन अगर अंडमान निकोबार लक्षद्वीप भी शामिल कर लिया जाए तो टोटल हो जाता है 7516.5। और ये देखो ये दोनों को अगर जोड़ देते हो तो लगभग 22,000 कुछ आ जाता है, वो हो जाता है जलीय और स्थलीय दोनों मिलाकर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम के बीच में कितना अंतर है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम, ये देख लो ये हो गया पृथ्वी, मान लो ये जो आपको 0 डिग्री अक्षांश रेखा है ये ग्रीनविच है, ये ग्रेट ब्रिटेन लंदन से पार होता है। अब यहां से आप देखो ये इंडिया का जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जो कि 82.5 डिग्री कहां से पार होता है, 5 राज्यों से भारत के पार होता है, इलाहाबाद के नैनी से, और यहां से ग्रीनविच से, और ये जो है इसके बीच में 5.5 घंटे का अंतर है, और 5.5 घंटा पूरब में हम लोग हैं, यानी सबसे पहले हम लोग यहाँ 5.5 घंटा पहले, ब्रिटेन के 5.5 घंटा पहले हम लोग यहाँ सूरज निकलेगा, उसके बाद 5.5 घंटा बाद आपको ब्रिटेन में निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 51 देख लो, दक्षिणी पश्चिमी मानसून केरल में पहुंचता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून केरल में कब पहुंचता है, लगाओ क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है ये केरल में कब पहुंचता है ये बताना है, लगाइए आराम से क्वेश्चन लगाइए। ये जो पहुंचता है, ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो पहुंचता है ये मई के अंत में पहुंचता है। कब पहुंचता है, मई के अंत में। क्वेश्चन नंबर 52 देखो, भारत किसका दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और मई के अंत दे देगा या आपको जून की शुरुआत दे देगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और सबसे अधिक जो वर्षा होती है भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण ही होती है। ठीक, भारत किसका दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो भारत सबसे बड़ा उत्पादक देश है दूध का, किसका, दूध का है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन 53 देख लो, एल्युमिनियम का एस्क है, एल्युमिनियम का एस्क बताना है, इसमें से कौन होगा, एल्युमिनियम के कौन सा एस्क होगा ये बताना है, लगाइए क्वेश्चन, एल्युमिनियम के कौन सा इसमें एस्क होगा। तो एल्युमिनियम का एस्क होता है बक्साइड, कौन होता है, बक्साइड एल्युमिनियम का एस्क होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी होगा, बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 54, भारत में खनिज तेल की खोज सबसे पहले कहाँ की गई थी। भारत में जो खनिज तेल है इसकी खोज सबसे पहले कहाँ की गई थी, तो असम के डिगबोई में, असम के डिगबोई में की गई थी। अलंकेश्वर कहाँ पर स्थित है भैया, ये गुजरात में है, ये भी तेल क्षेत्र के लिए जाना जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 55 देख लो, हिमाचल पर्वत एक मुख्य भाग है। हिमाचल के जो पर्वत है, हिमालय जो माफ करना, हिमालय पर्वत, हिमाचल नहीं, हिमालय पर्वत किस प्रकार का भाग है, मतलब हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है ये पूछ रहा है। तो हिमालय जो पर्वत है ये क्या है, नया वाला बलित पर्वत है, क्या है, नया वाला बलित पर्वत है, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर यहाँ देख लो 56, भारत में किस प्रकार की चट्टानें मैग्नीज उत्पादन करती है। तो भारत में सबसे अधिक मैग्नीज उत्पादन करने का देखोगे कि कौन सी चट्टान करती है ये बताना है। तो भारत में सबसे आपको मैग्नीज का उत्पादन कौन सी चट्टान करती है, ये करती है तुम्हारा धरवाड़ चट्टाने। उड़ीसा वाला क्षेत्र में ज्यादा मैग्नीज का उत्पादन होता है, धरवाड़ चट्टाने होगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 57, इंग्लिश क्वेश्चन आ गया यहां पर, देख लो क्या दे रहा है, लुक दी हैव पेंटेड द डोर चेंज इन पैसिव वॉइस। लुक दी हैव पेंटेड द डोर, डोर ये बताओ इसका पैसिव वॉइस बनाओ, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा बताओ। तो इसका हो जाएगा लुक द डोर हैज बीन पेंटेड, क्योंकि ये देखो द हैव पेंटेड ये है, तो दे हैव पेंटेड है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर हैज बीन आएगा ना, यानी कि ये हो जाएगा आपका कौन सा टेंस में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये देखोगे यही आपको इसका पैसिव वॉइस जो बनेगा उसके साथ थर्ड फॉर्म तो पहले से है, आपको बिन लग जाएगा, बिन। ठीक, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 58, माई वॉच इज द टेबल। माई वॉच इज कहां पर, मेरा जो घड़ी कहां पर रखा गया है, तो सतह को टच करेगा ना, घड़ी जब सतह को टच करता है, कोई भी चीज सतह पर टच करता है तो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा प्रीपोजिशन में। तो माई वॉच इज ऑन द टेबल। क्वेश्चन नंबर 59 देख लो, वन हु बिलीव्स इन द पावर ऑफ फेट, वन हु बिलीव्स इन द पावर ऑफ फेट ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 59 लगाइए, इसका क्या होगा 59 का, ये हो जाएगा फेटालिस्ट, फेटालिस्ट हो जाएगा इसका आंसर। 59 के आंसर क्या हो जाएगा, भाग्यवादी, फेटालिस्ट। ठीक, जो भाग्य में विश्वास करता है, भाग्यवादी। क्वेश्चन नंबर 60 देख लीजिए कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन है।
तद्भव शब्द बताना है, इसमें से कौन हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 60 लगाइए, इसमें से तद्भव शब्द कौन हो जाएगा? लगाइए तद्भव, तत्सम जानते हैं आप लोग। तद्भव जो हो जाएगा काज, काग, कागज, ये जो होता है काज, कागज, ये तद्भव होता है, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 61। सेना का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सेना का पर्यायवाची शब्द बताइए। सेना का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, ये लगभग बताना है आप लोगों को। सेना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ये होता है कटक। सेना का पर्यायवाची शब्द होता है कटक होता है। आपको इसका आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 62 देख लो। एंटोनिम्स ऑफ मॉडर्न। मॉडर्न का आपको एंटोनिम मतलब आपको विपरार्थक शब्द, तो मॉडर्न का विपरार्थक शब्द क्या होगा ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 62 लगाइए। तो मॉडर्न का हो जाएगा एंशिएंट। क्या हो जाएगा? एंशिएंट होता है। मॉडर्न का है आधुनिक का, आपको प्राचीन हो जाएगा एंशिएंट। क्वेश्चन नंबर 63 देख लो। साइनोनिम ऑफ कैंसिल। कैंसिल क्या होता है? रद्द कर देना ना। तो कैंसिल का साइनोनिम समानार्थक बताना है। कैंसिल मतलब होता है रद्द कर देना, और इसका समानार्थक भी क्या होता है? ये होता है एबोलिश, माने समाप्त कर देना या रद्द कर देना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 64। मीनिंग ऑफ आइटम फ्रेज टू बेग द क्वेश्चन। टू बेग द क्वेश्चन का क्या होता है? टू बेग द क्वेश्चन आपको बताना है, ठीक। तो टू द बेग द क्वेश्चन का हो जाएगा, ये आपको बताइए। क्वेश्चन नंबर 64 लगाइए। तो क्या होगा? टू बेग द क्वेश्चन मतलब टू टेक फॉर ग्रांटेड। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी। क्वेश्चन नंबर 65। फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग बताना है। 65 लगाओ। इसमें आपको स्पेलिंग सही बताना है, कौन सा स्पेलिंग सही होगा ये बताइए। देखो ये जो डिफरेंस और डेफरेंस, डेफरेंस है इसका मतलब क्या होता है? ठीक, सम्मान करना, आदर करना। ये डेफरेंस, डिफरेंस नहीं है, डेफरेंस है, ये याद रखना। इसका मीनिंग होता है DEFERENCE, डेफरेंस। क्वेश्चन नंबर 66 देख लो। द्रौपदी का चीर होना मुहावरे का क्या मतलब है? द्रौपदी का चीर होना मुहावरे का मतलब क्या है? क्वेश्चन नंबर 66 लगाइए। द्रौपदी का चीर होना मुहावरे का अर्थ है अधिक विस्तृत होना। क्या होना? अधिक विस्तृत होना। इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 लगाइए। अवाहन का विलोम शब्द क्या है? अवाहन का विलोम शब्द जो है ये होता है विसर्जन। क्या होता है? विसर्जन होता है अवाहन का विलोम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 दिखाइए। कारतूस किस भाषा का शब्द है? कारतूस जो है ये किस भाषा का शब्द है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 68 लगाइए। कारतूस किस भाषा का शब्द है? ये है आपको फ्रांसीसी भाषा का शब्द। किसका है? फ्रांसीसी। कारतूस किस भाषा का है? फ्रांसीसी है। क्वेश्चन नंबर 69 लगाइए। कैल्सीफ्यूल रासायनिक नाम किसका है? देखो विटामिन की खोज जो किया गया था ये फंक द्वारा किया गया था, ठीक है। और फंक ने आप देखोगे विटामिन की खोज किया। विटामिन बी और विटामिन सी जो होता है पानी में घुलनशील होता है। बाकी विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन और देख लो और भी विटामिन जो होता है आपको जो होता है वासा में घुलनशील होता है। कैल्सीफिरोल जो नाम है विटामिन डी का नाम है, इसकी कमी से रिकेट्स हो सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी। सी जो है एस्कॉर्बिक एसिड इसका नाम है विटामिन सी का। आपको विटामिन B1 का नाम है थायमीन, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते क्वेश्चन देखिए 70। अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है। अंगोरा ऊन कैसे प्राप्त किया जाता है बताना है। अंगोरा जो ऊन मुख्य रूप से प्राप्त किया जाता है ये भेड़, आपको बताना है अंगोरा कौन सी पाई जाती है बताइए। क्वेश्चन नंबर 70 लगाइए। जब बकरी देता कोनो बात रहता, यहाँ पर अंगोरा दे रहा है और भेड़ दे रहा है। भैया भेड़ थोड़ी ना अंगोरा, कोनो खरगोश का भी एक प्रजाति होता है। अंगोरा क्या होता है? एक खरगोश का भी प्रजाति होता है, एक बकरी का भी प्रजाति होती है। जम्मू कश्मीर में देखोगे और अंगोरा आप देखोगे एक खरगोश का भी प्रजाति होता है, इससे ऊन प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तुमको खरगोश लगाना पड़ेगा, बकरी नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर यह देखो 71। भ्रूण किसमें मिलता है? भ्रूण जो विकास करता है ये किसमें मिलता है, यानी भ्रूण किसमें मिलता है ये बताना है आप लोगों को। हाँ, भ्रूण किसमें मिलेगा? तो भ्रूण मिलेगा तुम्हारा किसमें मिलेगा बताओ? बीज में। कहां मिलेगा? बीज में। भ्रूण का विकास बीज में होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 72। एक सूक्ष्मजीव जो शराब उद्योग के एल्कोहलिक किण्वन के लिए प्रयुक्त होती है। एक सूक्ष्मजीव का नाम बताना है जो शराब उद्योग के एल्कोहलिक किण्वन के लिए उत्तरदायी है। शराब उद्योग के लिए एल्कोहलिक किण्वन के लिए जो उत्तरदायी है इसका नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 77 लगाइए। लगाइए क्वेश्चन नंबर 77। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, क्वेश्चन नंबर 72 है, माफ करना, क्वेश्चन नंबर 72 है। 72 का क्या हो जाएगा? ईस्ट। ईस्ट जो होता है ये जो होता है आपको शराब उद्योग में भी इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 लगाओ। भारत में सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स कहां पर स्थित है? भारत में सेंटर फॉर डीएनए प्रिंटिंग भारत में सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक कहां पर स्थित है? यह हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद सिकंदराबाद को जुड़वा शहर कहा जाता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर
74 देख लो, किस अंग की कुंसक्रिया के कारण मधुमेह रोग होता है? किस अंग की कुंसक्रिया के कारण मधुमेह रोग होता है? यानी ये कौन सा अंग कुंसक्रिया करेगा, यानी ना, तो ये हो जाता है अग्नाशय। अग्नाशय के ही बीटा सेल से आप देखोगे, अग्नाशय के लैंगरहैंस के बीटा सेल से देखोगे आपको इंसुलिन का श्रावण होता है, और इंसुलिन कम श्रावण होगा तो भैया मधुमेह, यानी कि इसमें आपको चीनिया रोग हो जाएगा, यानी कि इसमें चीनी की मात्रा बढ़ जाता है, ग्लूकोज की मात्रा शरीर में। क्वेश्चन 75, ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी पाने वाले जल में निम्न में से किसका विद्यमान होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहा जाता है। जल में क्या होता है, आपका शरीर नीला पड़ जाता है, ठीक ना। जल में क्या घुला रहता है, तो ये नाइट्रेट घुला रहता है। क्या घुला रहता है? नाइट्रेट। फ्लोरोसिस बीमारी जो होती है ये जल में फ्लोराइड घुलने के कारण होती है, जो द्वारा दांत को प्रभावित करती है, इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन 76 देख लो, मलेरिया रोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये है मलेरिया रोग जो है ये परजीवी द्वारा होने वाला रोग है। क्या है भैया? परजीवी, कीट नहीं, परजीवी यानी प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग है, ठीक, कीट नहीं होगा यहाँ पर। 76 का पहले दे रहा है कीट दे रहा है, इंसेक्ट द्वारा थोड़े ना होता है, प्रोटोजोआ द्वारा होता है, ठीक। ये देखो, ये मच्छर द्वारा फैलाई जाती है, दलदली क्षेत्रों में अधिक होता है, इसके इलाज में क्लोरोक्विन आपको दवा का इस्तेमाल किया जाता है, ये बात सही है, पर ये कीट नहीं होता है, ठीक, परजीवी मात्र होता है। क्वेश्चन नंबर 2 यानी प्रोटोजोआ होता है, प्रोटोजोआ ले आपको मलेरिया होता है। क्वेश्चन 77 देखो, बीज जो प्रतिवर्ष बदला जा सके उसे कहलाता है। बीज जो प्रतिवर्ष बदला जाता है उसे क्या कहते बताना है। क्वेश्चन नंबर 77 लगाइए, बीज जो प्रतिवर्ष बदला जाता है उसे ही संकर बीज कहा जाता है। संकर बीज, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। क्वेश्चन 78 देख लीजिए, निप्पन किस देश का पुराना नाम है? निप्पन जो है किस देश का पुराना नाम है ये बताना है। सो निप्पन आपको जापान का पुराना नाम है। किसका? जापान का पुराना नाम है। आगे देखो 79, भारत पाकिस्तान सिंधु जल संधि कब हुआ है? भारत पाकिस्तान के बीच में जो सिंधु जल संधि हुआ है ये कब हुआ है बताना है। क्वेश्चन नंबर 79 लगाइए, भारत पाकिस्तान के बीच में सिंधु का जल संधि जो हुआ है वर्ल्ड बैंक करवाया था, ये 1960 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 80 देख लीजिए, FATF यानी किसका होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है, इसका भारत बना है सदस्य, भारत सदस्य बना ही बताना है। 80 लगाइए, तो ये FATF का जो आपको भारत सदस्य बना है ये 2010 में बना है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 81 देख लीजिए, 104 उपग्रहों के साथ अंतरिक्ष में ले जाने वाला भारतीय प्रशिक्षण यान कौन से है? अब तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए कि चंद्रयान 3 भी सफलतापूर्वक अब आपको चंद्रमा पर उतर चुका है, सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है। यह पूछ रहा है कि 104 उपग्रहों को एक साथ अंतरिक्ष में ले जाने वाला भारतीय प्रशिक्षण यान कौन सा है, यह बताना है। लगाइए क्वेश्चन नंबर 81 लगाइए, कौन सा हो जाएगा? PSLV C37, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा। अब 82 देख लीजिए, विनिपेग झील कहां पर स्थित है? विनिपेग जो झील पाए जाते हैं, विनिपेग झील, ये कहां पर स्थित है? कनाडा पर स्थित है, कनाडा में, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 83 देख लीजिए, सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व कहां स्थित है? सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व देखोगे ये अपना तमिलनाडु में पड़ता है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहां पड़ेगा? आपको तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 84 देखो, KGB किस देश की खुफिया एजेंसी है? KGB किस देश की खुफिया एजेंसी है, ये आपको बताना है। लगाओ KGB, KGB कहां की है? रूस की, रूस की। और रूस के राजा को क्या कहा जाता था? जार कहा जाता था, ठीक। ये देखो रूस की है, KGB रूस की है। यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है, तो यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस के एक दिन बाद, यानी मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को, यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को। क्वेश्चन 86 देख लो, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र कैसा है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो हो गया ये देखोगे इसमें 24 तिलियां है, और 24 तिलियों में ये पूछ रहे चक्र का रंग कैसा है? ये चक्र का रंग नीला है। क्वेश्चन नंबर 87 देख लो, शक्ति स्थल किस व्यक्ति की समाधि स्थल है? शक्ति स्थल किसका होगा बताओ? शक्ति स्वरूप कौन थी ये बताना है। तो भारत के प्रथम महिला जो प्रधानमंत्री थी उन्हीं का जो है शक्ति स्थल है। सर जी आ जाइए, शक्ति स्थल किसका है? तो भारत के पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा। आ जाइए सर, हम मैथ वाले सर आएंगे, मैथ कराएंगे, और जो टेस्ट 10 वाला आई थिंक मैथ छूटा होगा वो भी सर करा देंगे, ठीक। तो ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा मैथ रीजनिंग, और अच्छे से सर आपको समझा देंगे मैथ रीजनिंग। बाकी सभी सेटों का और भी जो सेट हुआ है लगातार सेटों का सोल्यूशन आपको मिलते रहेगा, साइंस भी मिलेगा, चिंता मत कीजिए। मैराथन के जितना PDF है आप लोगों को मिलेगा कि आप लोग अपना रिवीजन कर पाए, फाइनली आप लोग प्रैक्टिस कर पाए, और आप लोग भी रिजल्ट देना है कोई भी हाल में, ठीक। स्टडी मूड से जुड़े हैं तो रिजल्ट आपको देना होगा, और घबराओ नहीं, सेट में उतार चढ़ाव होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। जिस लेवल की तैयारी करो उस लेवल का टेस्ट लगाओ, सफलता जरूर मिलेगी, ठीक। आइए सर, नहीं
हम्म, हम्म, 10th वाला, अच्छा वो, हाँ वो भी करवा देते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। देखिए 86 नंबर देखेंगे क्वेश्चन कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के को एक्स प्लस 2 से विभाजित किया जाए तो शेष फल 7 आता है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा कि जिससे भाग दिया जाता है तो उतना बराबर हम 0 लिखते हैं, यानी एक्स माइनस 2 बराबर क्या, तो 0। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और जिसमें भाग दिया जाता है ना उतना बराबर शेष फल लिखा जाता है। तो भाग देना है इसमें, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के में भाग देना है, तो इतना बराबर आपको शेष फल लिखना है, जो कि शेष फल दिया गया है कितना, 7। क्लियर। अब यहाँ पे देखिएगा कि जहां जहां आपका एक्स है वहां पे हम 2 रखेंगे, तो यहाँ पे 2 रखिएगा, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस के बराबर कितना, तो 7। 2 के स्क्वायर 4, 4 और 2 6, 6 प्लस के बराबर 7। के बराबर क्या हो जाएगा, 6 जाके उधर घट जाएगा, तो 7 में से 6 घटेगा 1, यानी के बराबर हमारा क्या आ गया, 1 आ गया, यानी प्लस में 1। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए एपी का क्वेश्चन है समांतर श्रेणी का। तो देखिएगा कि समांतर श्रेणी में दिया गया है 142, 148, 154 इस प्रकार दिया गया है। तो 12वां पद क्या होगा, ये चीज पूछा गया है। तो हम लोग जानते हैं कि 12वां पद यानी अंतिम पद पूछा गया 12वां, तो एल बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो देखिएगा कि एल का वैल्यू निकालना है। ए मतलब क्या, प्रथम पद 142 दे रखा है, प्लस एन माइनस 1, एन कितना, तो 12वां पद पूछा गया है, इसका मतलब 12 पद टोटल है ना। तो एन हो जाएगा हमारा 12, 12 माइनस 1 गुना डी कितना, तो कॉमन डिफरेंस देखिएगा कि कितना का है, यानी सर्वांतर जो है वह कितना का है, तो 6 का है अंतर, तो 6। तो 142 प्लस ये आपका 12 माइनस 1 यानी 11 है, 11 छक 66, 66, 6 2 8, 6 4 10 के 0, 1 आ 1 2, यानी 208 हो जाएगा। ठीक है, यानी 12वां पद कौन हो जाएगा, 208 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इस सभी को जोड़िएगा तो इकाई अंक जोड़िए, 5, 10, 15, 20, 25 के 5, 25 के 5 यहाँ पे लिख लेते हैं, 25 के 5 हासिल 2, तो 5, 5 10, 5 15, 5 20, 20 और 2 22 के 2 हासिल 2। इसका बाद 5, 10, 15, 15 2 17 के 7 हासिल 1, 5 5 10 आ 1 11 के 1 हासिल 1, 5 आ 1 6, यानी 61 725। 61 725 कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, इसकी चाल मीटर प्रति सेकेंड में कितना होगा, ये चीज निकालना है। देखिएगा कि आपका 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से हम लोग गुना करते हैं। तो 18 से 18 चौके 72, 5 चौके 20, यानी 20 सेकेंड, 20 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 20 मीटर प्रति सेकेंड, 20 मीटर प्रति सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है ए अनुपात बी बराबर क्या है, तो 4:7, बी अनुपात सी बराबर क्या है, तो 5:9। तो देखिएगा कि ए है, बी है और सी है। ए का वैल्यू कितना, तो 4 है, इसके नीचे 4 लिखेंगे।
बी का वैल्यू कितना 7 है तो इसके नीचे 7 लिखेंगे। इसका इसमें भी बी का वैल्यू क्या है 5 है तो इसके नीचे 5 लिखिए बी के नीचे, और सी का वैल्यू क्या है 9 है तो हम 9 लिखेंगे इसके नीचे। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, 7 को उधर घसका दीजिए और 5 को इधर घसका दीजिए। ठीक है, और इस प्रकार हम लोग गुना करके लिखेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पे हमें ए और सी का ही वैल्यू पूछा गया, तो सिर्फ ए और सी से मतलब रखेंगे। तो इसको गुना करेंगे 5 चौके 20, यानी ए के जगह 20 हो गया, अनुपात सी के जगह 9 सते 63, 9 सते 63, 20 अनुपात 63 हो जाएगा। अब कटने वाला तो नहीं है वह, तो 20 अनुपात 63 यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 15 के प्रथम 12 गुणजों का औसत क्या होगा। 15 के प्रथम 12 गुणज, इसका मतलब 15 के पहाड़ा यानी 15 का टेबल जो है वो आपको पढ़ना होगा कहाँ तक, 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 10 तक पढ़ते हैं ना, तो उसको 12 तक पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि 15, 30, 15 तिया 45, इस प्रकार। अब सोचिए कि जब पूरा पढ़ते रह जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे इतना हम लिख दिए 3 गो पहले, इसका डॉट डॉट कर दिए और अंतिम लिखेंगे। अंतिम लिखेंगे तो क्या 12 बार पढ़ना है, तो 15 गुना 12 करेंगे तो अंतिम वाला आ जाएगा। 15 दूनी 30 के 0, 15 एकम 15, 3 18, 180, 180। अब यहाँ पे देखिएगा कि इसका एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखिएगा कि जब कॉमन डिफरेंस यदि बराबर हो, तो देखिए 15 15 का अंतर है, 15 15 का अंतर है, यानी कॉमन डिफरेंस बराबर हो, तो एवरेज निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि एवरेज बराबर क्या होता है, फर्स्ट इंटू लास्ट, सॉरी फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। तो यहाँ पे देखिएगा कि फर्स्ट हमारा क्या है तो 15 है, यानी प्रथम क्या है 15 है, तो 15 लिख देंगे। लास्ट हमारा क्या है 180 है, 180 दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 195, 195 बटा 2, काटिए इसको, 2 से 2 नमा 18, 1 बचेगा 14, 2 सते 14, 1 बचेगा 2 पचे 10, यानी 97.5, 97.5 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, 97.5। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 15 तथा 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ध्यान से समझिएगा कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या अगर नियम से आप बनाते हैं तो ज़्यादा समय लग जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 18 से कौन सी संख्या कटेगी, जो 2 और 9 से कटेगी। ठीक है, तो 9 का नियम क्या होता है, 9 का नियम होता है अंकों का योग, यानी अंकों का योग 9 से कट जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 8 है 1 9, ये तो कट रहा है। इसका देखिए बी नंबर देखिए 6 1 7, नहीं कटेगा, ये गया, 1 नहीं कटेगा, 8 4 12 1 13, ये भी नहीं कटेगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगर इस प्रकार आप बनाएंगे तो जल्दी से जल्दी बना पाएंगे, नहीं तो इसका प्रोसेस क्या है कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या है, इसका मतलब 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आप लिख लीजिए। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, 5 अंक का हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है कि 12, 15 तथा 18 का एलसीएम लेना है। ठीक है, 12, 15, 18 का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद इसमें आपको क्या करना है, भाग देना है। भाग देने के बाद जो शेष फल आएगा, शेष फल को क्या करना है, इसके भागफल में से इसके भाजक में से घटा देना है, इसको घटा देना है। घटाने के बाद जो आएगा इसमें जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक समचतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 56 वर्ग सेंटीमीटर है और परिधि 140 सेंटीमीटर है। तो देखिएगा कि समचतुर्भुज
कि परिधि या परिमाप, परिधि या परिमाप बराबर क्या होता है 4 गुने भुजा, 4 गुना भुजा, क्योंकि यह जो होता है आपका वर्ग से ही बनता है, तो 4 गुना भुजा, भुजा को हम ए मान लेते हैं, तो 4 गुना भुजा है परिधि या परिमाप, लेकिन है कितना 140 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 140 सेंटीमीटर कर देंगे। 4 से काटिएगा, 4 तिये 12, 4 पचे 20, ए बराबर यानी भुजा निकल गया कितना 35 सेंटीमीटर इसका भुजा निकल गया। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल क्या है 56 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका क्या निकालना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिएगा कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ऊंचाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ऊंचाई के रिस्पेक्ट में क्या होता है, तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि 1/2, हाँ इसका क्षेत्रफल दे रखा है कितना 56, यहाँ पे लिख दिए 56। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि 1/2 इंटू आधार हमारा क्या है, तो आधार यहाँ पे कोई एक भुजा, तो सभी भुजा तो बराबर है, तो इसका 35 हो जाएगा, गुने ऊंचाई निकालना यानी हाइट निकालना। अब देखिए यहां से हम लोग काटेंगे, तो 7 से 7 पचे 35, 7 से 5 बार में 7 अठे 56, 2 से गुना करेंगे 8 दूनी 16, 16 में एक गुना में चला जाएगा और 5 भाग में आ जाएगा, 8 दूनी 16, 16/5, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 और 1 बचेगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि समचतुर्भुज जो होता है, समझिएगा यहाँ पे समचतुर्भुज जो होता है इस प्रकार, यहाँ पे d1/d2 इसका विकर्ण होता है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसको कि 3.2 आया है, तो 3.2 का यह आधा हो जाएगा, सॉरी 1/2 नहीं होता है, सिर्फ आधार गुने ऊंचाई होता है। देखिएगा गड़बड़ हो गया, देखिए ये मिस्टेक हो गया, यहाँ पे हो जाता है क्या आधार गुने ऊंचाई होता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है 56 बराबर आधार कितना, तो यह एक भुजा के बराबर यानी 35 गुना ऊंचाई कितना, तो ऊंचाई निकालना है, 7 से काटेंगे 7 पचे 35, 7 अठे 56, यानी 5 इधर चलाएगा भाग में, तो h बराबर हो जाएगा हमारा 8/5, 8/5, 5 एकम 5, 3 बचेगा, दशमलव यहाँ पे डालेंगे तो 30 हो जाएगा, 5 छक 30, यानी 1.6 सेंटीमीटर, 1.6 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसको ये मिस्टेक हो गया, इसके लिए सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई होता है, और इस प्रकार हम लोग यहाँ से ऊंचाई इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन 94 नंबर, कि एक व्यापारी 20% और 10% की 2 क्रमिक छूट देता है, यदि उसे किसी वस्तु पर 108 रुपये मिलते हैं तो उसका अंकित मूल्य क्या है ज्ञात करना है। तो अंकित मूल्य पर ही छूट दिया जाता है, एमपी पर। ठीक है, तो एक छूट दिया गया कितना 20%, तो 20% यानी 80/100, फिर इसी पर छूट देने का मतलब क्या है कि इसी पर छूट दिया जाएगा 10% यानी 90/100, और यह लिया जा रहा है कितना, इतना लिया जा रहा है छूट देने के बाद, लेकिन लिया जा रहा है कितना 108 रुपया, 0 से 0
9 से काटेंगे 12 नमा 108, 12 बार में। इसके बाद 0 से 0 इसको काट दीजिए, 4 से 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 2 से काटेंगे 50 बार में कटेगा, 50 से उधर गुना कर दीजिए, 50 तिहाई 150, यानी एमपी बराबर हो जाएगा हमारा मार्केट प्राइस 150 रुपये। एमआरपी जो हो जाएगा हमारा 150 रुपया हो जाएगा। 150 देखिए किस ऑप्शन में है। हाँ देखिए 150 ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी में है, सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यह क्वेश्चन उस दिन हम करवाए भी हैं, है ना। यह क्वेश्चन हम करवाए भी हैं किसमें, आपका जो मैराथन चला है मैथ वाला, तो उसमें हम यह क्वेश्चन करवाए हैं कि किसी संख्या को क्रमागत रूप से क्रमशः 4, 5, 6 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2, 3, 4 प्राप्त होते हैं, तो यह संख्या कितनी है, ये चीज निकालना। तो देखिएगा क्रमागत रूप से भाग देने का मतलब क्या होता है, भागफल में ही भाग देना। ठीक है, यानी 4, 5 और 6 से जब भाग दिया जाता है तो क्रमशः 2, 3 और 4 शेषफल बचता है। क्रमशः मतलब क्या, लगातार। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कि इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी पूछा जाए और संख्या निकालना हो तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे राइट साइड से देखिएगा कि जब नीचे आएगा ऊपर से तो प्लस होगा, क्रॉस जाएगा तो गुना होगा, नीचे आएगा तो प्लस होता है, क्रॉस जाता है तो गुना होता है, नीचे आता है तो प्लस होता है। 6, 4, 10, 10 पचे 50, 50 और 3 53, 53 गुने 4 करेंगे तो 212 हो जाएगा। ठीक है, 212 प्लस 2 214, 214 आपका आंसर हो जाएगा। 214 यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा 214। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 12 मार्च 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये चीज निकालना। 12 मार्च, तो यहां पे देखिएगा कि 12 मार्च का कोड क्या होता है, 3। मार्च का कोड क्या होता है, तो 3 होता है। इसके बाद देखिएगा कि यहाँ पे 2000 का कोड क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। इसके बाद अंतिम से 2 अंक लेंगे तो 7 हो जाएगा। और 7 साल में कितना लीप ईयर, तो 1 लीप ईयर, 1 जोड़ दीजिए, बटा में 7 से भाग दे दीजिए। ठीक है, 7 से भाग दे दीजिए। इसका देखिएगा कि 7 से भाग दीजिएगा तो 7 से 7 कट गया, 6 1 7 कट गया। आप जोड़ करके भी भाग दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा कि 7 से इसको काटेंगे तो 7 एकम 7, 5 12, 5 बचेगा, 5 3 8, 8 में फिर 7 से भाग देंगे, 1 बचेगा। देखिए अंश जो है हर से छोटा हो गया कि नहीं, यानी तब तक के भाग देते रहना है जब तक कि अंश हर से छोटा ना हो जाए। ठीक है, तो हमारा शेषफल कितना हो गया, शेषफल हमारा 1 हो गया। अब देखिए 1 पर कौन सा दिन आता है, तो सोमवार आता है। 1 पर आपका सोमवार आता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि लड़कों की एक पंक्ति में राहुल का दोनों सिरों से 9वां स्थान है। तो राहुल का दोनों सिरों से 9वां स्थान है, यानी शुरू से भी यह 9वें स्थान पर है और अंतिम से भी देखा जाए तो यह 9वें स्थान पर है। ठीक है, तो कुल विद्यार्थी की संख्या की बात की जाए तो 9 + 9 जोड़ेंगे और 1 घटा देंगे, क्योंकि दोनों तरफ से इसका सीट काउंट हो रहा है और एक ही व्यक्ति है तो कोई एक को सीट पर बैठेगा, है ना। तो 9 9 18 में से 1 घटाएंगे तो 17, यानी टोटल संख्या हो गया यहां से यहां तक, शुरू से अंतिम तक 17। अब बोला जा रहा है कि यदि उसी पंक्ति में नीरज का स्थान आरंभ से यानी प्रारंभ से 7वां है, तो वह अंतिम से उसका स्थान कौन सा होगा, यानी अंतिम से पूछा गया कि उसका स्थान कौन सा होगा, ये पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे
कि टोटल विद्यार्थी इसमें 17 है। 17 में से हम 7 घटाएंगे तो 10 बचेगा। इसका मतलब 10 व्यक्ति इसके इधर है, तब ना 10 7 17, लेकिन उधर से गिनेंगे तो 10 और 1 11, यानी यह 11वां हो जाएगा। 11वां हो जाएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा 11वां। ठीक है, यानी अंतिम से उसका स्थान हो जाएगा 11वां, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि शीला मीना से बड़ी है। देखिएगा कि शीला मीना से बड़ी, ठीक है, यानी बड़ी है तो ऊपर लिखेंगे, छोटी है तो नीचे लिखेंगे। कामिनी नलिनी जितनी बड़ी है, यानी कामिनी जो है, कामिनी जो है वह नलिनी जितना बड़ी, नलिनी जितना बड़ी। नीतू नलिनी से छोटी है। नीतू जो है, नीतू जो है नलिनी से छोटी है। ठीक है, मीना कामिनी से बड़ी है। मीना जो है कामिनी से बड़ी है। सबसे बड़ी कौन है, ये चीज निकालना। ध्यान से समझेंगे। इसमें देखिएगा कि मीना से मीना कैंसिल हो गया, यानी ऊपर और नीचे वाला कैंसिल हो जाता है। ठीक है, इसका देखिएगा, हाँ ये तो कैंसिल हो गया। नलिनी है और कामनी है। अब यहां पे देखिएगा कि कामनी जो है, कामनी जो है मीना से छोटी है। तो कामनी जब मीना से छोटी है तो यहां पे देखिएगा कि कामनी मीना से छोटी है, यानी मीना बड़ी होगी, मीना बड़ी होगी। और मीना से छोटी नलिनी भी हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों बराबर है, कामनी और नलिनी। ठीक है, इसका बाद देखिएगा कि नलिनी से नीतू छोटी है। छोटी है मतलब इसके नीचे ही रहेगी। नीतू छोटी है तो इसके नीचे ही रहेगी। अब यहां पे देखिएगा कि मीना से बड़ी शीला है, यानी शीला जो है वह मीना से भी बड़ी है ना। तो सबसे बड़ी कौन दिख रही है यहाँ पे, शीला, यानी सबसे बड़ी जो है वह शीला है, इससे सब छोटा ही है। ठीक है, तो शीला आपका आंसर हो जाएगा, शीला यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्राइट को टीपीबी लिखा जाता है तो कैरियर को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा कि इसको कैसे लिखा गया है, टीपीबी। तो यहां पे देखिएगा कि बी 2 नंबर, आर 18 नंबर, आई 9 नंबर, जी 7 नंबर, एच 8 नंबर, टी 20 नंबर। यहां पर देखेंगे टी 20 नंबर, टी 16 नंबर और बी 2 नंबर। ठीक है, अब यहां पे एक चीज देखेंगे कि दो दो लेटर को लेकर के जोड़ा गया है क्या। यहां पे देखिएगा 2 + 18, 18 2 20, बिल्कुल सही है। आगे देखें 9 7 16, ये भी सही है। 20 8 28, 28 पर कोई लेटर नहीं होता है, तो इसमें से 26 घटा दीजिए तो 2, देखिए 2 यहां पे है। क्लियर। अब इसके बाद देखिएगा कि सी 3 नंबर, ए 1 नंबर, ए हमारा 1 नंबर, सी 3, ए 1, आर 18, आई 9, ई 5, आर 18। तो देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो 3 आ 1 4 हो जाएगा। 18 और 9 27, 27 के 1 होगा। 28 में से फिर 27 का 26 में से 27 में से 26 घटाएगा तो 1 बचेगा, यानी 1 हो गया यह। फिर देखिए 18 5 23, 23। अब यहां पे देखिएगा कि इसको लिखना है तो 4 पर डी होता है, 1 पर ए हो जाएगा और 23 पर डब्ल्यू हो जाता है। तो डी ए डब्ल्यू, डी ए डब्ल्यू आपका आंसर हो जाएगा, डी ए डब्ल्यू यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सुमन 15 मीटर पश्चिम की ओर चलती है। सुमन जो है 15 मीटर पश्चिम की ओर चलती है। तो यहाँ पे देखिएगा कि पश्चिम किधर, तो इधर होता है लेफ्ट साइड, ठीक है। 15 मीटर पश्चिम की ओर चलती है, क्लियर। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ जाती है। इसके बाद क्या होता है कि वह दाईं ओर मुड़ जाती है। तो दाईं कहाँ, ऊपर, दाईं की ओर मुड़ जाती है। फिर यह 15 मीटर चलती है, 15 मीटर चलती है और पुनः 15 मीटर चलती है। हाँ ये तो हो गया। और फिर वह बाईं ओर मुड़ जाती है, वह बाईं ओर मुड़ जाती है, ठीक है। तो बाईं किधर, फिर पश्चिम की ओर, और फिर यह 15 मीटर जाती है, ठीक है। नहीं 10 मीटर जाती है। बाएं मुड़ करके कितना, तो 10 मीटर जाती है, ठीक है। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलती है। 15 मीटर फिर चलती है बाएं मुड़ करके, तो बाएं नीचे, और 15 मीटर चली, बाएं मुड़ करके 15 मीटर चली, 15 मीटर चलती है। बताएं कि उसके चलने के प्रारंभिक स्थान से वर्तमान स्थान सबसे छोटी दूरी बताना है, कितना है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे कि यह आपका एक वर्ग बना, आयत बना रहा है। तो आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है। तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला कि यह 15 है, तो ये भी 15, यानी ये दोनों बराबर होगा, और इसके बराबर ये वाला होगा। तो यह आपका 10 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से आप यहाँ पे देखेंगे कि 15 + 10 कितना, 25, यानी 25 मीटर हो जाएगा, 25 मीटर। यानी यहाँ से प्रारंभिक स्थान से अभी जितना जहाँ पे है वहाँ तक का दूरी, यानी शॉर्ट दूरी जो है वह इसका कितना है, 25 मीटर। यही सबसे बड़ी दूरी पूछा जाता, तो ऐसे जैसे जैसे गया है वैसे वैसे घुमा दीजिए, सबको जोड़ दीजिए, ठीक है। लेकिन हम लोगों से पूछा है सबसे छोटी दूरी क्या है। तो यहाँ से यहाँ 15 और यहाँ से यहाँ 10, 15 10 25 मीटर, 25 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो हमें उम्मीद है कि यह डिस्कशन आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। इसी प्रकार आप सभी लोग जुड़े रहें। तो चलिए